मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले मैंने ऋग वैदिक काल के बारे में वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको वैदिक काल और ऋग वैदिक काल यानी कि जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वो जो मेरा फर्स्ट वीडियो का पार्ट है उसमें वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के बारे में मैंने उसमें अच्छे से समझाया है, टॉपिक क्लियर किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये उत्तर वैदिक काल के बारे में है। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ वीडियो पर जाके देख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देर किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल जो था, कब से कब तक का था ये टाइम पीरियड? ये 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का यह काल था, उत्तर वैदिक काल। इसमें जो क्या क्या चीजें हुआ हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो जैसे हम पहले बात करें राजनीतिक संगठन के बारे में, सबसे पहले इसमें क्या टॉपिक आया उत्तर वैदिक काल में, हम पहले पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन के बारे में। राजनीतिक संगठन उस टाइम पे कैसा था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि जो छोटे छोटे जन को मिलाकर जनपद में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात करें यहाँ हुआ क्या था, यहाँ पे एक बड़ा चेंज ये हुआ था कि जो छोटे छोटे जन थे उनको मिला के क्या बना दिया गया था, जनपद बना दिया गया था। राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार यहीं पे किया गया था। यानी कि जो राष्ट्र शब्द है, नेशन एक वर्ड है राष्ट्र, उसका जो यूज किया गया था, उस शब्द का यूज सबसे पहले कब किया गया था, उत्तर वैदिक काल में ही किया गया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो पुरु और भारत को मिलाकर इन्होंने इस काल में क्या बनाया था, कुरु। यानी जो कुरु था ये किस किस को मिला के बना था, पुरु प्लस भारत, इन दोनों को मिलकर क्या बन गया, कुरु। इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल है तुर्बस प्लस त्रिवी। तुर्बस और त्रिवी को मिलाकर क्या बन गया, पांचाल। राजा के अधिकार में यहाँ पे वृद्धि हो गई थी। यहाँ पे किसके अधिकार में वृद्धि हो गई थी, राजा के अधिकार में वृद्धि हो गई थी। सभा व समिति का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। यहाँ देखो उस टाइम पे क्या था कि जो राजा के ऊपर जो नियंत्रण रखते थे, कौन दो लोग रखते, दो संस्था होती थी उस टाइम पे, एक सभा दूसरा समिति। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इन दोनों ही समिति को, एक समिति और सभा, इन दोनों ही संस्था को खत्म कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नियंत्रण ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि जब समिति और सभा को खत्म कर दिया गया, नियंत्रण रखने वाली जो संस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ की जो संस्था है वो महत्वहीन हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर तरीके से वैसा ही था। नेक्स्ट है आपका आर्थिक और धार्मिक जीवन। तो आर्थिक और धार्मिक जीवन की हम बात करें तो इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में कृषि आदि का प्रमुख व्यवसाय बन चुका था। यानी कि अगर हम इससे पहले वाले में बात करें ऋग वैदिक काल की, तो उस टाइम पे क्या था कि वो कृषि की बजाय किसको ज्यादा महत्व देते थे, पशुपालन को वो ज्यादा महत्व देते थे। स्थायी जीवन की जगह वो कबीलाई जीवन जीना पसंद करते थे, उस पर ज्यादा जोर देते थे वो। लेकिन इस काल में जो कृषि था वो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय बन गया था। जौ, गेहूं, चावल, उड़द, ये सारे फसलें उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में उगाए जाने लग गए थे। इसके साथ ही जो कृषि भूमि थी, यानी जो कृषि भूमि थी उसको एक नाम दिया गया, सीता। कृषि भूमि को क्या नाम दिया गया, सीता। और हल को लांगल, हल को क्या कहते थे, लांगल कहते थे। जो कृषि भूमि थी उसको सीता और हल को लांगल कहते थे। यही उत्तर वैदिक काल में ही 1000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया गया था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम, अगर क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग कब किया गया था, मतलब किस काल में किया गया था, तो उत्तर वैदिक काल में किया गया था। और जब लोहे का प्रयोग होने लग गया था तो जिससे क्या हुआ, कृषि को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला। अब कृषि को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, तो लोहे के जैसे हल वगैरह बनते हैं, तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ कि कृषि को और ज्यादा प्रोत्साहित मतलब ये कह सकते हैं कि उससे फायदा हुआ। लोहे के प्रयोग से कृषि को काफी ज्यादा फायदा हुआ। लोहे के प्रयोग ने कृषि को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया।
मुद्रा का प्रचलन हो गया था, बट वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यानी कि इस टाइम पे क्या था, कॉइन्स तो आ गए थे, यानी सिक्के तो आ गए थे। जैसे अभी हम यूज करते हैं ना नोट, सिक्के, 10 रुपए 5 रुपए के जो सिक्के होते हैं, ऐसे ही नोट होते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या था, उत्तर वैदिक काल में भी, कि कॉइन्स यानी नोट या इस तरीके से अगर हम बात करें तो मुद्रा का प्रचलन तो हो गया था, लेकिन फिर भी लोग किसका ज्यादा यूज करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का ही वो ज्यादातर यूज करते थे कि सामान दो उसके बदले कोई और सामान ले लो। और इंद्र और अग्नि देवता का महत्व नहीं था, यानी कि जैसे ऋग्वेदिक काल में था ना कि जो इंद्र देवता थे और अग्नि देवता थे, इनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। इंद्र देवता को तो और ज्यादा महत्व दिया जाता था। उन्होंने एक नाम दिया था इंद्र देवता को। आप कमेंट में बताइए कि जो इंद्र देवता को उन्होंने नाम दिया था वो क्या नाम था। मैंने इससे पहले जो पार्ट है ऋग्वेदिक काल, उसमें आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया है कि इंद्र देवता को उन्होंने एक नाम दिया था, कह के बुलाते, और उसका अर्थ भी मैंने बताया था। तो आप मुझे अब यहाँ बताओ कि जो इंद्र देवता थे उनको किस नाम से उस टाइम पे लोग बुलाते थे। तो इंद्र और अग्नि देवता का महत्व नहीं था, बल्कि प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ की इनकी एक देवता आ गए जो कि प्रजापति देवता थे, इनको ये सबसे ऊंचा स्थान देते थे। जो पशुओं के देवता होते थे, जैसे जानवर को पालते थे, जैसे उस टाइम पे क्या थे, ये लोग प्राकृतिक रूप से किसी न किसी देवता को मानते थे और उनको किसी न किसी चीज चिन्हों से उनको, जैसे कि आग के जो देवता हो गए अग्नि देवता हो गए, बारिश के जो देवता हो गए वो इंद्र देवता हो गए, वैसे ही पशुओं के जो देवता थे वो कौन थे, रुद्र थे। तो रुद्र को आप किसके रूप में पूजने लग गए, ये शिव जी के रूप में रुद्र को पूजने लग गए थे। यानी कि ये पशुओं के देवता रुद्र को शिव के रूप में पूजने लग गए थे। और इस टाइम पे यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही ये लोग मूर्ति पूजा करने लग गए थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में कि इस टाइम पे सामाजिक जो जीवन था यानी सामाजिक व्यवस्था था वो कैसा था। तो सामाजिक व्यवस्था जो था वो वर्णों पे आधारित था। यानी कि यहाँ पे जो थे वर्ण व्यवस्था यहाँ पे थे। जो वर्ण व्यवस्था था वो कैसा था, जैसे कि जो वर्ण थे वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो क्षत्रिय और ब्राह्मण होते थे इनको ज्यादा महत्व दिया जाता था और बाकी जो 2 होते थे इनको कम दिया जाता था। तो यहाँ जो सामाजिक जीवन था ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और जो ब्राह्मण व क्षत्रिय होते थे इनको अधिक उत्पादन के नियंत्रण कर्ता के कारण विशेषाधिकार संपन्न थे। यानी कि देखो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो अधिक उत्पादन के नियंत्रण कर्ता होने के कारण इनको विशेषाधिकार दिया गया था। सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक काल की तरह ही यहाँ पे भी संयुक्त परिवार था। यानी कि जो फैमिली था वो संयुक्त तरीके से था, मतलब सब लोग मिलकर रहते थे आपस में। और पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी कि पुरुष ही प्रधान था उस टाइम पे। जो उत्तर वैदिक काल है और जो ऋग्वैदिक काल उसमें भी तो पितृसत्तात्मक ही था और इसमें भी क्या है, पितृसत्तात्मक ही व्यवस्था था। जैसे फैमिली में जो था वो पुरुष ही प्रधान था। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में चारों वर्णों के कर्तव्य अधिकारों में विभेद। यानी कि यहाँ पे क्या था कि जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो चारों वर्ण थे उनको आपस में विभेद किया जाता था। अधिकारों को लेके विभेद किया जाता था, कर्तव्य को लेके विभेद किया जाता। विभेद मतलब होता है उनके बीच जैसे भेदभाव करना। जैसे कि जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ का काम करेगा, जो क्षत्रिय वर्ग है ये पूजा पाठ तथा युद्ध लड़ने का काम करेगा। वही वैश्य है वो भी व्यापार वगैरह आदि कर सकते हैं। लेकिन जो शूद्र होते थे वो इन तीनों की, जैसे कि उनको सबसे निम्न वर्ग का माना जाता था और बोला जाता कि तुम हमसे अलग रहो, तुम हमारी कहना मानो। मतलब इस तरीके से उन चारों में क्या था, विभेद होता रहता था। यानी वो चारों जो थे उनके अधिकार और कर्तव्यों को लेके हमेशा विभेद होता था। तो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था था मेनली वर्ण व्यवस्था पे था और उसी के आधार पर वो विभेद भी करते थे। और फैमिली संयुक्त परिवार भी था, पितृसत्तात्मक भी था, ठीक है, जैसे ऋग्वैदिक काल में था। अगर हम बात करें नारी की स्थिति कि इस टाइम पे यानी कि उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति कैसी थी, तो देखो ऋग्वैदिक काल की तरह यहाँ पे यानी कि उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी।
बहुत ही खराब स्थिति थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि पुरुषों के साथ यानी लड़कों के साथ लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार था, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पे क्या था, नारियों को ना तो शिक्षा लेने का अधिकार था, ना तो राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, और ना ही जो पिता की संपत्ति होती है यानी कि पैतृक संपत्ति होती है उस पे भी नारियों का कोई भी अधिकार नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब उनको मतलब शिक्षा ही नहीं मिल रहा है, वो अपना भाग ही नहीं ले पा रही है किसी चीज में, ना तो वो राजनीति में जा पा रही है, ना ही वो पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार ले पा रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे स्थिति अच्छी थी। तो वहाँ पे नारियों की जो स्थिति थी यानी महिलाओं स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। इसके साथ ही इसी काल में उत्तर वैदिक काल में ही पर्दा प्रथा भी था। पर्दा प्रथा में जो होते हैं घूंघट इतना इतना करके घूंघट रखना होता है कि जो पुरुष है उनकी नजरें महिलाओं पे ना पड़े, उनका फेस ना देखे, कुछ इस तरीके से। तो पर्दा प्रथा भी आ गया था इस टाइम पे। और इसके साथ ही दहेज प्रथा जो कुप्रथा है, वैसी व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम थे वो कितने थे? 3 थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये आश्रम जो थे वो प्रचलित थे। लेकिन चतु आश्रम व्यवस्था बुद्ध काल और सूत काल में स्थापित हुआ। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में तो 3 आश्रम व्यवस्था था, और जब चतु आश्रम की बात आती है तो वो बुद्ध काल और सूत काल में स्थापित हुआ था। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ से देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछे कि चतु आश्रम व्यवस्था किस काल में था, तो उत्तर वैदिक काल इसका आंसर नहीं होगा, सूत काल तथा बुद्ध काल ही आंसर होगा। जैवालोपनिषद में प्रथम बार चारों आश्रम के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि चारों आश्रम की जो चर्चा है कहाँ पे की गई है, तो जैवालोपनिषद यानी जो जैवालोपनिषद है उसमें इन चारों आश्रम की चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो विवाह थे वो कैसे होते थे। मतलब कि यहाँ पे जो मनुस्मृति है, ग्रंथ है, मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह थे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो 8 प्रकार के विवाह थे वो कौन कौन से थे, और ये भी देखेंगे कि मतलब जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो विवाह की प्रक्रिया थी वो क्या थी। तो जो विवाह था उस टाइम पे विवाह एक धार्मिक प्रयोजन माना जाता था। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है उस टाइम पे विवाह को एक धार्मिक प्रयोजन के रूप में माना जाता था। यानी कि कहा जाता था कि जो अविवाहित स्त्री है, यानी कि स्त्री कह लो पुरुष कह लो जो भी, क्योंकि इसमें दोनों ही आ जाते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं। तो जो अविवाहित होते थे उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता था। यानी कि जो विवाहित लोग होंगे वही यज्ञ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें बोला गया था कि जो विवाह था उसको एक धार्मिक प्रयोजन के रूप में माना जाता था। तो इसलिए वहाँ पे जो अविवाहित लोग होते थे वो यज्ञ नहीं कर सकते थे। स्त्री पुनः विवाह कर सकती थी। यानी कि जो स्त्री है यानी एक से ज्यादा 2 शादी, मतलब अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो विधवा पुनः विवाह जिसको बोलते हैं वो कर सकते थे। तो इस टाइम पे क्या था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में स्त्री को पुनः विवाह करने की अनुमति थी, यानी वो दूसरी बार शादी कर सकती थी। विवाह सजातीय था और तथा अंतर जातीय विवाह भी होते थे। यानी कि जिस वर्ग की, जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो हो सकता था कि जो उसका जो वर पक्ष होगा वो उसी कैटेगरी का हो, या फिर अदर कैटेगरी का भी हो सकता था श्रेणी में, मतलब अलग कास्ट का हो सकता था, क्योंकि कास्ट तो था नहीं, वर्ण व्यवस्था था। तो वो अंतर जातीय भी था उस टाइम पे और सजातीय, दोनों ही विवाह उस टाइम पे होते थे। अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह होते थे। स्वगोत्र विवाह पर प्रतिबंध था। युवावस्था प्राप्त होने के बाद ही शादी की अनुमति थी। यानी कि जब कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, जब वो अपना युवावस्था प्राप्त कर लेता था या कर लेती थी, जब वो यंग हो जाता था या हो जाती थी, यहाँ पे मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी थे वो जब यंग हो जाते थे और युवावस्था को प्राप्त कर लेते थे तब उनका विवाह होता था। यानी कि
बाल विवाह वर्जित था, बाल विवाह नहीं होता था। इसके साथ ही विधवा विवाह भी वहाँ पे उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह भी संपन्न होते थे। मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे और अभी भी मनुस्मृति ग्रंथ है, अभी भी है, उसमें भी विवाह का जो है प्रकार है वो 8 प्रकार से दिया गया है। और हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार है, जैसे ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। 8 तरीके के होते हैं। जैसे जो ब्रह्मा विवाह है, दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ जब कन्या का विवाह होता था, यानी कि जिस श्रेणी में कन्या है उसी श्रेणी का उसका वर पक्ष होना चाहिए, यानी कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो भी उसकी श्रेणी में ही आना चाहिए। और दहेज के साथ विवाह होता था, यानी कि उस टाइम पे भी दहेज लिया जाता था। देव विवाह जो था यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह था, यानी कि जो यज्ञकर्ता पुरोहित होते थे, यानी जो पुजारी होते थे, उनके साथ कन्या का विवाह किया जाता था। आर्य विवाह, वधू के संरक्षक को एक जोड़ी गाय व बैल देना होता था, यानी कि जो वधू के संरक्षक है उनको एक जोड़ी गाय व बैल देना होता था, यानी कि दहेज के रूप में वो गाय व बैलों को देते थे। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के योग्य वर से कन्या का विवाह। हाँ, ये विवाह बहुत बढ़िया है, प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या था कि बिना दहेज के योग्य वर से, यानी कि बिना दहेज के लड़का अच्छा है, बढ़िया है, उसके साथ कन्या का विवाह किया जाता था। अभी के टाइम में भी ये होना चाहिए, खैर अभी तो और ज्यादा दहेज लेते हैं। आई एम नॉट एग्री, क्योंकि दहेज एक कुप्रथा है और ये बहुत अच्छा था उस टाइम पे भी, वैदिक काल में भी, कि प्रजापत्य विवाह यानी कन्या का जो विवाह होता था वो उसी के मतलब उसके योग्य है और बिना दहेज के उनके साथ कन्या का विवाह किया जाता था, जो कि लड़का है उसके योग्य भी है और दहेज भी नहीं ले रहा है। असुर विवाह ये जैसे राक्षस वाला एक वर्ड है, सुन के लग रहा असुर होगा, राक्षस होगा। इसमें क्या था, इस विवाह में कन्या को उसके पिता से क्रय किया जाता था। क्रय का मतलब होता है खरीदना। इस विवाह में क्या था, असुर विवाह में क्या था कि जो कन्या है, कन्या को उसके पिता से खरीद लिया जाता था, यानी कि वो जो पिता होते थे वो अपने बेटी को बेच देते थे। इस तरीके से यही था, क्योंकि वो खरीद रहा है ना सामने वाला। तो इसमें जो असुर विवाह में क्या था कि वो कन्या को खरीद लेता था उसके पिता से। गंधर्व विवाह, इसमें कन्या तथा वर परस्पर प्रेम विवाह करते थे विदाउट, देखो इसमें क्या था कि विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि इसमें ये था जो कन्या थे यानी कि वर वधू दोनों ही लव मैरिज करते थे। आज के टाइम में जिसको लव मैरिज बोलते हैं, उस टाइम पे भी उत्तर वैदिक काल में भी ये प्रचलन में था, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि उस टाइम पे भी वर वधू ये दोनों ही प्रेम विवाह करते थे और बिना पेरेंट्स को बताए करते थे और यहाँ तक कि गुप्त रखते थे। देखो इसमें लिखा भी है, इसमें कन्या तथा वर वधू, कन्या को वधू भी बोलते हैं, इसमें कन्या तथा वर परस्पर प्रेम विवाह करते थे और बिना माता पिता की अनुमति के, और यह जो था यह गुप्त रूप से किया जाता था, यानी कि चुपचाप। अभी भी तो लोग करते हैं, गुप्त रूप से चले जाते हैं, शादी करके चले आते हैं। तो ये विवाह उत्तर वैदिक काल से ही प्रचलन में था। राक्षस विवाह, ये भी राक्षस वाला ही वर्ड है। असुर, राक्षस, पिशाच, ये सब एक जैसे वर्ड है। राक्षस का एक पर्यायवाची शब्द है। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध संपन्न विवाह। इस राक्षस विवाह को ऐसे याद रख सकते हैं, फिल्मों में होता है, जो विलन होता है हीरोइन को किडनैप करता है और फिर उससे जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना शादी करता है। इस तरीके से क्या है, राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण किया जाता था और उसकी इच्छा के बिना उससे शादी की जाती थी, उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। फिर 8वां है पैशाच विवाह। ये भी पैशाच भी राक्षस से ही मतलब बना, जैसे कि पर्यायवाची होता है ना, राक्षस, असुर, दानव, पैशाच, ये सब एक जैसे ही वर्ड है। तो इसमें क्या था कि इसमें कन्या को नशा पदार्थ पिलाकर या कोई सोई हुई कन्या से अर्धविच्छिन्न अवस्था में शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता था। तो इसमें भी फोर्सफुली वो कर रहा है, जो कि ये सही नहीं है। तो ये थे मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह।
और हमने आज के जो टॉपिक थे उत्तर वैदिक काल, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर कर लिया कि जो उस टाइम पे समाज कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक संगठन कैसे थे, स्त्रियों की जो स्थिति थी उस टाइम पे कैसी थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उनको किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में कवर किया है। आज का जो टॉपिक था उत्तर वैदिक काल था और हमने इसको खत्म किया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में कि कैसे महाजनपद आए, जिसको 16 महाजनपद भी बोलते हैं, और फिर उसके आगे हम ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।